हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आप सब ने वो खबर पढ़ ली होगी और सुन ली होगी जो टॉक्स हो रही थी ईरान और यूएसए के बीच में पाकिस्तान में, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। और वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है, क्या हम 1991 टाइप सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पर हमारे पास तेल खरीदने का भी पैसा नहीं था। और इसके बारे में देखिए ये होगा कि नहीं होगा हम ज़रूर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमारी सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ऑलरेडी वार्न किया गया है कि हमें कोविड टाइप सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1991 टाइप सिचुएशन से हम कितने पास या कितने दूर हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो पिछले 2 दिनों से माहौल बन रहा था, काफ़ी लोग उम्मीद जता रहे थे, लेकिन हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ये टॉक्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अल्टीमेटली वही हुआ। तो अब वहाँ पे जो जेडी वैंस जो हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ पर गए थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि भाई हम टॉक्स हैव फेल्ड एंड वी आर गोइंग बैक टू द यूएस। और उन्होंने कहा स्पेसिफिकली फेल टू रीच एग्रीमेंट, फाइनल एंड बेस्ट ऑफर गिवन। तो वो कह रहे हैं भाई हमने अपना बेस्ट दे दिया, अब ईरान के ऊपर है उनको मानना है या नहीं मानना है। साथ में ये कहा कि न्यूक्लियर इशू एज द मेन रीज़न। तो न्यूक्लियर में एग्रीमेंट नहीं हुई इसलिए टॉक्स कोलैप्स हुए। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ईरान ने भी यूएस को ब्लेम किया, यूएस ने ईरान को ब्लेम किया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही लगभग हुआ। सो अब देखिए, हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बहुत मुश्किल है कि कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूएसए इस डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और उन्होंने बहुत छोटी टीम भेजी और हम जानते हैं जेडी वैंस और उनके जो जमाई राजा हैं जैरेड कुशनर, उनको भेजा। और बेसिकली वहीं अगर आप ईरान को देखें तो उन्होंने बड़ी टीम भेजी, उसमें साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, और ऐसा लग रहा था कि जितने लोगों को वो लेकर आए थे कि काफ़ी सीरियसली वो डिस्कशन कर रहे थे। और एक और रीज़न ये है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका ये नहीं चाहता है कि मिडल ईस्ट में उनका दबदबा कम हो जाए, क्योंकि देखिए जो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है, वो गोल्ड तो आपने हटा दिया, फिएट करेंसी कर दी, लेकिन अभी जो भी वैल्यू आती है वो इसलिए आती है क्योंकि यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता है, खास करके ऑयल। और अब ईरान जो कर रहा है और जिस तरीके से युआन में तेल बेचने की बात हो रही है, तो किसी भी हालत में अगर अमेरिका उस रीजन को छोड़ देता है या ईरान के सामने सरेंडर कर देता है तो उसके इकॉनमी पर क्वेश्चन आ जाए, मार्क लग जाएगा। तो इसलिए ये लड़ाई के ख़त्म होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। अब क्या अभी भी कोई होप बची हुई है? तो मुझे लगता है कि अभी भी कोशिशें चलेंगी, क्योंकि इसमें ये 2 देशों का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। तो कोशिशें अभी रहेंगी। अभी भी मुझे लगता है 20% चांस है। जब भी इस तरीके के डिस्कशन नेगोशिएशन होती हैं तो अक्सर एक जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, वो इस तरीके की टैक्टिक्स करती है, वो टॉक्स के बीच में उठ के चले जाते हैं, हमें आपसे बात नहीं करना। तो ये एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स होता है, फिर अलग अलग तरीके से कोशिश किया जाता है। तो ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड, लेकिन फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछेंगे, बहुत 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 मुश्किल है। ये एक बाइनरी बन गया है, या तो इधर या तो उधर, एक को झुकना पड़ेगा। और अमेरिका तो देखिए वो झुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो झुकेगा। तो क्यों ये लड़ाई नहीं होगी, उसके जो ईरान के लिए 3 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर हट गया तो फिर आप समझ सकते हैं, फिर तो किसी भी दिन न्यूक्लियर मार देंगे। अब अभी तो अमेरिका को भी डर लगता है कि न्यूक्लियर मारेंगे तो वो कम से कम इजराइल पे ना मार दे। दूसरा हॉर्मूज़ ईरान का पावर है और वो किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ने वाला। और तीसरा जो लेबनान और हिजबुल्लाह का इशू, ये 3 ईरान के लिए नॉन नेगोशिएबल है, वो इसे छोड़ेंगे नहीं और यूएसए इसको मानेगा नहीं। तो ये डेडलॉक मुझे लगता है बना रहेगा आने वाले दिनों में। तो अब
एक दो दिन और वेट करते हैं, अभी तो सीज़ फायर जो हुई थी अप्रैल 21 तक का डेट था शायद, तो वहाँ तक देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोटा मोटा अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कुछ मेजर होगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि लड़ाई रुके और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हों। लेकिन हम जो मेन मुद्दा आज के वीडियो का है कि अगर ये लड़ाई फर्दर खींचती है तो वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है हमारे देश के लिए। क्या हम 1991 टाइप सिचुएशन में वापस से जा सकते हैं? और वो बहुत बुरा इंडिया के लिए दौर था, और वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त अगर हम गलत डिसीजन लेते तो शायद हम अफ़गानिस्तान बन जाते। लेकिन थैंकफुली जो भी हमारे लीडर्स थे, जो भी उस टाइम की अपोजिशन पार्टीज़, रूलिंग पार्टीज़, सारे बड़े लीडर्स ने मिलकर हमें उस संकट से निकाला। तो जो लोग नए लोग हैं 30, 35, 40 ईयर्स, प्रोबेबली उन्हें शायद ना पता हो उस वक्त क्या हुआ था और कितना बड़ा वो एक संकट हमारे देश के ऊपर था। जो लोग 50, 60, 70 ईयर्स के हैं उनकी मेमोरी में ज़रूर होगा, और मैं आइए उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अगस्त 1990 को इराक ने जो है कुवैत को इन्वेड कर दिया। अब इराक जो है उस वक्त सद्दाम हुसैन थे पावर में, और वो उस वक्त अमेरिकन एक तरीके से एलाई थे। अमेरिका ने ऐसा कहा जाता है कि उनको इंस्टॉल किया था, क्योंकि अमेरिका हमेशा उस रीजन पर दबदबा बनाए रखना चाहता है। वो अलग बात है कि बाद में सद्दाम हुसैन का अमेरिका के साथ लड़ाई हो गई, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का दुश्मन बनने से ज़्यादा ख़तरनाक है अमेरिका का दोस्त बनना। इसलिए अमेरिका से जो भी दोस्ती करता है उसकी बर्बादी होती है। और लेटेस्ट आप जो है देख सकते हैं कि किस किस कंट्री के साथ क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया। अब कुवैत और इराक दोनों इंडिया के टॉप क्रूड सप्लायर थे, हम तेल उनसे खरीदते थे, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? क्रूड जो उस वक्त $15 के आसपास होता था वो बढ़ के $35 हो गया 3 महीने में, यानी कि 130% का राइज हमें देखने को मिला। आज भी वही सिचुएशन लगभग हमें देखने को मिल रही है। ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा 60% जंप कर गया कुछ ही महीनों में, 60%। और ये लड़ाई लंबी खिंच गई, तो एक साल बाद भी हमारा 40% अबव क्रूड का बिल बन गया। तो आप देख सकते हैं कि आज भी लगभग वही सिचुएशन बन रही है। हम धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। अगर लड़ाई नहीं रुकेगी तो हम उसी सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हमारा ऑयल बिल जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया। अब गल्फ़ में लड़ाई होती है तो क्या होता है, वहाँ के लोग जो बेचारे रोज़गार के लिए जाते हैं वो छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए जान माल तो सबको इम्पोर्टेंट है, पैसा तो बाद में भी कमा लिया जाएगा। तो उनका रोज़गार चला गया, वो वापस इंडिया में आ गए। क्या आज भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, आज भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अभी सिचुएशन वैसी ख़राब नहीं है, लेकिन वैसा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ से जो रेमिटेंस आता था, जो हमारी इकॉनमी को सपोर्ट करता था, जो हमारे यहाँ पर फॉरेक्स आता था, वो भी बंद हो गया। तो फॉरेक्स इनफ्लो कोलैप्स्ड। ओके, इसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि ट्रेड डेफिसिट 30% बढ़ गया। आज भी हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है और वो बढ़ भी रहा है, हम जानते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं तो डेफिसिट होता है। आज भी डेफिसिट है। तो उस वक्त क्या हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 3.1% हो गया। और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ने लगा, जो बजटरी घाटा होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। जो एक्सटर्नल डेट था, जो बाहर के देशों से कर्जा लेते हैं, उसमें 1980 के कंपैरिजन में 4 टाइम्स का इजाफा हुआ। आज का डेटा भी आप देख लीजिए कि हम 10 साल पहले क्या थे और अभी क्या थे। और जब देश में संकट आया तो हमारे जो एनआरआई भाई लोग थे, भाई उन्हें भी अपने पैसे बचाने हैं, तो वो भी इंडिया से पैसा निकालने लगे। तो ये फॉरेक्स का नया संकट बन गया। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया, यानी कि आपको अब बाहर से कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा, और आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें से काफ़ी सिचुएशंस आज भी मौजूद हैं। अंतर क्या है?
उस वक्त FIIs ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे, पर हमारे NRI भाई लोग बहुत करते थे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, तो वो विड्रॉ कर रहे। आज मुझे नहीं पता, NRI का डेटा मेरे पास इस वक्त नहीं है, बट डेफिनेटली FIIs वही कर रहे हैं, वो पैसे को निकाल रहे हैं। तो अब देखें तो काफ़ी जो है सिचुएशन आज की तरह बन रही थी। अब आज से हम थोड़ा कंपैरिजन थोड़ी देर में बात करेंगे कि उस दौर से आज के दौर में कितना डिफरेंस, कितना सिमिलैरिटी है, लेकिन उससे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि उसके बाद हमने क्या किया। तो देश के ऊपर संकट बहुत बुरी तरीके से आ गया था। 3 महीने जो हमारे पास पैसे थे चलाने को देश को, और ऐसे में क्या हुआ कि भाई उस वक्त के सारे जो MPs थे, MLAs थे, सारी पार्टीज़ ने मिलकर डिसाइड किया भैया देश को बचाना है, देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। तो उन्होंने खोजा कि हमारे देश में सबसे महान, सबसे स्मार्ट, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन है। नाम निकल कर आया मनमोहन सिंह जी, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस देश को इस संकट से निकालिए। और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ डिसीजंस लेने शुरू किए। ऑफ कोर्स वो अकेले नहीं थे, उनके साथ स्मार्ट लोगों की टीम बनी, करीब 200 लोग उस टीम में शामिल थे। और पहला डिसीजन जो उन्होंने लिया वो शॉकिंग डिसीजन था। उन्होंने 20 टन गोल्ड को गिरवी रख दिया। क्यों गिरवी रखा? दोस्तों, जब आपके घर में या हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स भूखे हों, उनको खाने को कुछ खाना ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने गोल्ड के बारे में सोचेंगे? अब सबसे पहले बोलेंगे भैया कम से कम जान को हम बचाते हैं, गोल्ड हम बाद में कमा लेंगे। तो उन्होंने गोल्ड को गिरवी रखा और इमीडिएटली जो है उस पर उन्हें $405 मिलियन मिला, ताकि इकॉनमी चलती रहे, देश ठप ना पड़ जाए। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, और इस डिसीजन का विरोध जो लाल झंडे वाले हैं उन्होंने भी किया, जो ऑरेंज झंडे वाले थे उन्होंने भी किया, देश बेच दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन, क्योंकि उस वक्त अगर तेल नहीं आता और तेल खरीदने के पैसे नहीं होते तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। और इसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और 1991 में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक, असली मास्टर स्ट्रोक, ये फर्जी मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बजट लाया जिसने पूरे इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन को बदल दिया। आम लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। जो लोग पजामा पहन के साइकिलों में घूमते थे उस टाइम पे, कुछ सालों के बाद वो सूट पहनकर कारों में घूमने लगे। और बजट में उन्होंने जो चीज़ें कहीं, 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला उन्होंने कहा, जो स्लोगन दिया, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज। और ये तीनों चीज़ें आने वाले सालों में हमें इंडिया में देखने को मिली। और एक बहुत ही खास चीज़ उन्होंने कही, नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, उस टाइम हैज़ कम। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था दोस्तों। और उस बजट को, मैं छोटा था, मैंने टीवी पे देखा था, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि इस बजट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और पहली बार मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद दिखी कि आने वाले टाइम में इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। और उस वक्त सेंसेक्स 1000 था, आज 80,000 है। तो रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। किस तरीके से हमारे लाइफ्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सब हमने देखा। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कितना भी बड़ा संकट हो, अगर हम सही लोगों के हाथ में कमान देंगे और अच्छी टीम बनाएंगे तो हम उससे निकल सकते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल, एक टीम एफर्ट की बात कर रहा हूँ कि कैसे एक लीडरशिप ने, एक आदमी की लीडरशिप ने हमें बड़े संकट से उबारा। अब एक कंपैरिजन करते हैं कि उस वक्त तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, आज हम उससे बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने बेटर सिचुएशन में हैं हम, क्या वापस उस सिचुएशन में जा सकते हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं कि 1991 से अभी तक हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो पहले देखिए, उस वक्त क्रूड में 60% का राइज देखने को मिला था।
आज भी लगभग हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओके, 60% बढ़ गया है। 60 से हम 110 120 के आसपास हम छू चुके हैं, अभी भी 9500 के आसपास चल रहा है। दूसरा, जो इंडियन वर्कर्स हैं उस वक्त कम थे, आज ज़्यादा हैं। आज 80 लाख लोग जो गल्फ़ में काम करते हैं, वहाँ से भी रेमिटेंस में कमी आई है। मेरे पास डेटा नहीं है, और वहाँ से भी काफ़ी लोग वापस आए हैं। अभी कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये लड़ाई खींचेगी तो क्या होगा, और भी लोग वापस आएंगे। तो ये भी सिमिलैरिटी काफ़ी है। तीसरा, अगर आप देखें सिमिलैरिटी, कि उस वक्त एनआरआईज की जो डिपॉजिट्स थे, जो हॉट मनी था, उन्होंने विड्रॉ किया। आज एफआईआई विड्रॉ कर रहे हैं, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये भी सिमिलैरिटी है। रुपया कमज़ोर हो रहा है। उस वक्त रुपया जो है मार्केट से लिंक्ड नहीं था, सरकार डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट। आज मार्केट से लिंक्ड है, तो उस वक्त भी रुपया कमज़ोर हुआ, आज भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और बैंकों के जो एमटीएम लॉसेस है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपके साथ डिटेल भी शेयर किया। और उस वक्त रेटिंग की डाउनग्रेड हुई थी, हमारे यहाँ आज भी रेटिंग की डाउनग्रेड हुई है, अभी पिछले ही साल हुई है, हम जानते हैं। तो काफ़ी केसेस में सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, कैसे हम उस सिचुएशन से बेटर हैं और कितना बेटर हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो उस वक्त अगर आप देखिए कि हमारे पास 3 महीने का रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, और 3 महीने में सिचुएशन अगर नहीं सुधरती तो हम वहाँ से नहीं निकल पाते। आज वी आर इन ए बेटर सिचुएशन। लेकिन कितने बेटर सिचुएशन में है आज हम, कितने बेटर सिचुएशन में है? हमारे पास 11 मंथ का रिजर्व है। क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा है? अगर ये लड़ाई 1 साल चल गई तो क्या होगा? उस वक्त भी चली थी। तो क्या हम उस सिचुएशन में आज पहुंच सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिजर्व्स हैं। और ध्यान रहे, एफआईआईज हर दिन 8-9 हज़ार करोड़ निकाल के लेके जा रहे हैं। इमेजिन करिए, रुपया आपका फ्री फॉल में आ गया, क्रूड आपका बढ़ गया, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो ये जो रिजर्व्स है हमारे पास, ये कितने दिन तक चलेगा? अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, उस वक्त कितना था? 3.1% ऑफ जीडीपी। आज कितना है? 1.5%। बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन में नहीं है। अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें, 38% था उस टाइम, आज हम 19% पे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत रोज़ी पिक्चर है। हम उस सिचुएशन में डेफिनेटली नहीं हैं, उससे बेटर सिचुएशन में हैं, लेकिन बहुत बेटर सिचुएशन में भी नहीं है। तो किन किन चीज़ों पर हमें ट्रैक रखना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हमारी इकॉनमी, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। पहली चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिनेंस मिनिस्ट्री के फरवरी में जो मॉनेटरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कंपेयर किया है 1991 टाइप सिचुएशन में। हमारी सरकार ने बोला है कि हमें कोविड टाइप सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ हमें देखना है कि बैंक्स के एमटीएम लॉसेस कितने बढ़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़े, अगर ये लड़ाई 1 साल खिंच गई, तो कुछ बैंक्स तो देखिए खतरे में आ जाएंगे, उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि आरबीआई कैसे एक्ट करता है। देखिए, आप रेट घटने की तो संभावना छोड़ दीजिए, अब बढ़े ना, यही बहुत बड़ी बात है। रुपया, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसके फ्री फॉल को रोकना है, 95 पे रोकना है उसे। अगर ये ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया, इसका बहुत बड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, कई एनालिस्ट लोग कह रहे हैं 195 को छोड़ दीजिए, अब 100 की बात करिए। एफआईआई आउटफ्लो, जो ना समझ लोग कहते हैं हमें एफआईआई की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, उनको इसकी सीरियसनेस नहीं पता है। सारी कंट्रीज एफआईआईज को क्यों अलाउ करती हैं? वो पैसा लेकर आते हैं और वो अपनी इकॉनमी को ग्रो कराते हैं कि उनका पैसा वहाँ टिके। वो आपके इकॉनमी को स्ट्रेंथ देता है। ओके, तो एफआईआईज को किसी भी तरीके से बचाना है, कोशिश करनी है। अब तो हम तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, अब तो और लोग भी अब बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि इनको रोकिए
और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें 1991 टाइप सिचुएशन पे ले जा सकता है वो है राइज इन क्रूड, रुपया का कमज़ोर होना। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमें 1991 टाइप सिचुएशन में ले जा सकते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें एक्ट करना पड़ेगा और हमें चीज़ों को संभालना पड़ेगा। कोई भी जो बड़ा संकट आता है वो अचानक से नहीं आता है इकॉनमी पे या कंट्रीज़ पे, वो उसकी एक प्रोसेस होता है और अगर हम शुरू के प्रोसेस को इग्नोर करते हैं तब जाकर वो बड़ा संकट बनता है। तो आइए इस सब का हम क्विकली कंक्लूड करते हैं और फिर हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी हम 1991 टाइप सिचुएशन पे नहीं हैं, लेकिन उसका रिस्क बना हुआ है। हम वहाँ पर कैसे जा पाएंगे कि कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे जाएंगे कि क्रूड अगर इसी तरीके से बढ़ता गया और सस्टेन किया लंबे टाइम तक तो प्रॉब्लम आएगी। रुपया का कमज़ोर होना, FII की कंटिन्यूस सेलिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जो कंजम्पशन को बढ़ाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट में संकट आएगा तो हम 1991 सिचुएशन पे जा सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करें, हम कितने दूर हैं? हम करीब 1.5 से 2 साल दूर हैं। अगर ये 1.5 से 2 साल तक हमें ये लड़ाई, ये क्रूड, ये FII सेलिंग, ये सब चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो हम वापस उस टाइप के सिचुएशन में जा सकते हैं। और इसके बारे में जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट में भी इसकी कंपैरिजन को किया गया है। और आखिरी चीज़, उस वक्त तो बड़े बड़े इकॉनमिस्ट थे हमारे पास, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बचा लिया। आज के टाइम पे कौन ऐसे इकॉनमिस्ट हैं जो हमें बचा सकते हैं? डेफिनेटली हमारे देश में बहुत टैलेंट है, ऐसे बहुत से लोग हैं। आपको क्या लगता है आज के दौर में कौन है वो बेस्ट आदमी जो हमें इस संकट से निकाल सकता है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।